नमस्कार दोस्तों, हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो निर्माण जीएस चैनल है, इसमें मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की सीरीज अपन कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन के संदर्भ में बारे में अपन लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो उसी के संदर्भ में हमने जैसे इसके पहले भी वीडियो बनाए थे आपके लिए, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश का गठन हो गया, मध्य प्रदेश के गठन के बाद जिलों का गठन हो गया, जिलों के गठन के उपरांत आपके मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और उसके उपरांत अपन ने संभाग के बारे में जानकारी देखी थी, है ना। तो उसी क्रम में अपन एक जो नया वीडियो लेके आ रहे हैं, ये कौन सा है? वहाँ तक तो ठीक है, हमने अपना मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन कवर किया। अब जो हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं, ये किसके संदर्भ में है? भौगोलिक मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यानी कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से किया गया है, कितने भागों में है ना। मध्य प्रदेश की जो भू आकृतिक संरचना है, तो इस भौगोलिक विभाजन पार्ट अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक विभाजन है उसकी सारी जानकारी अपन पढ़ेंगे। जैसे कि आपके मध्य प्रदेश किसका भाग है, भू आकृति की दृष्टि से देखा जाए, इसका आकार किस प्रकार से है ना। नदियों के बारे में, मृदा के बारे में, कृषि के बारे में, तो पठारी क्षेत्र है, तो इसके बारे में अपन सारी चीज़ें आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पीछे अपन जाते हैं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल पे जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि उसमें पहले वीडियो बनाया गया है किसके लिए, कि जो मध्य प्रदेश है तो उसमें आपने भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा। जैसे कि आपने वहाँ पे देखा कैसे भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो भारत के भौगोलिक विभाजन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भाग में, 5 भागों में किया गया है। 5 भाग कौन कौन से आपको दिखते हैं भारत के भौगोलिक विभाजन में? पहला तो है आपका उत्तर के हिमालयी क्षेत्र, यानी कि जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा जो भौगोलिक विभाजन आपको दिखता है किस पे, आपके उत्तर के विशाल मैदान। तीसरा आपका दिखता है प्रायद्वीपीय भूभाग। चौथा है आपका तटीय प्रदेश। पांचवा है आपका कौन सा, द्वीपीय प्रदेश। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको छोटे से मैप के माध्यम से समझाता हूँ कि आप कैसे कैसे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे आप ये पूरा यहाँ पे देखिए कि ये अपना पूरा जो भारत का क्षेत्र है, इसमें आप लोग देखते हैं भारत में कि यहाँ पे जो आपका ये ऊपर वाला क्षेत्र दिखता है, ये किस प्रकार का क्षेत्र है? आपका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत दिखता है। फिर इसके यहाँ पे आपके एक चौड़ी पट्टी के रूप में आपके किसके रूप में दिखता है? उत्तर के विशाल मैदान के रूप में फैला हुआ है। कहाँ पे? आपके पश्चिम से पूर्व के तरफ। फिर आप यहाँ पे जो तीसरा भाग देखते हैं, ये कौन सा दिखता है आपका? ये आपका दिखता है प्रायद्वीपीय भूभाग। ये कौन सा दिखता है? जो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के रूप में। यहाँ पे आप देखेंगे कि पश्चिम में राजस्थान से लेके पूर्व में आपके छोटा नागपुर के पहाड़ी और दक्षिण तक आपका जो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय भूभाग। कौन सा भूभाग है? प्रायद्वीपीय भूभाग। और ये जो आपकी ये पट्टियाँ हैं, ये कौन सी पट्टियाँ हैं? ये पट्टियाँ आपके किसके रूप में विस्तृत हैं? आपके तटीय प्रदेश के रूप में। और यहाँ पे आपके जो द्वीप दिखते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने भारत के संदर्भ, मैं भारत के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि अपन जब मध्य प्रदेश का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको अभी जैसे इसमें कुछ शब्दावलियाँ यूज होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं। तो जिन्होंने पहले ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं देखा है, वो ज्योग्राफी में देख ले, ठीक है। तो भारत के अब भारत की बात हो गई। अब यदि मध्य प्रदेश की बात करें कि जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है, तो मध्य प्रदेश किसका? प्रायद्वीपीय भूभाग का क्या है? आपके मध्य प्रदेश आपका किसका, सॉरी, मध्य प्रदेश आपका किसका है? प्रायद्वीपीय भूभाग का भाग है। यानी कि जो आपका त्रिभुजाकार क्षेत्रफल यहाँ पे आपके इस प्रकार से फैला हुआ है, इसका भूभाग है क्या? यानी कि मध्य प्रदेश किसका? प्रायद्वीपीय भूभाग। जैसे कि आप लोग मैप में देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, मध्य प्रदेश की स्थिति आपके कहाँ पे दिखती है? यहाँ पे दिखती है। मैंने पहले भी बताया था
कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में आपका कौन सा, उत्तर पश्चिम में आपका कौन सा क्षेत्र लगता है, राजस्थान लगता है। तो आप देखते हैं कि राजस्थान में आपको कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं, अरावली की पहाड़ियाँ। ये सब सारी चीज़ें आपका जो प्रायद्वीपीय भूभाग का विस्तार है। तो मध्य प्रदेश किसका अंग है, याद रखिएगा। आप लोग को कई बार आपको पढ़ने को मिलता होगा कि मध्य प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का अंग है, लेकिन मध्य प्रदेश एक पूर्णतः प्रायद्वीपीय भूभाग, यानी कि जो भारत का ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भूभाग, इसका अंग है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। मतलब कि मध्य प्रदेश कहाँ पे, किसका अंग है, प्रायद्वीपीय भूभाग का। तो थोड़ा सा और देखिए प्रायद्वीपीय भूभाग के बारे में, जब अपन भौगोलिक जानकारी ले रहे हैं तो प्रायद्वीपीय भूभाग के बारे में आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भूभाग है भारत का, ये सर्वाधिक पुरातन भाग है। किस प्रकार का है, सर्वाधिक पुरातन। और ये किस प्रकार की, ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टान, ये धारवाड़ हो गई, कुड़प्पा हो गई, विंध्यन शैल समूह हो गया, ये सब सारी चट्टानों के क्रम आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके प्रायद्वीपीय भूभाग में। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भूभाग है, ये पूर्णतः किस प्रकार का, आपका पठारी क्षेत्र है। तो जब ये पठारी क्षेत्र है, आप इसमें समझिए कि जब ये पठारी क्षेत्र है, कौन सा, प्रायद्वीपीय भूभाग, तो मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भूभाग में स्थित है। तो मध्य प्रदेश किस प्रकार का एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक पूर्णतया भू अवस्थित किस प्रकार का, पठारीय राज्य है। ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश किस प्रकार का भूभाग है, पठारी भूभाग है। यानी कि जो मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, उसके अंतर्गत आपके, जैसे कि कहीं कहीं पे आपको मिलता है कि विशाल मैदान का भी विस्तार, नहीं, विशाल मैदान का विस्तार नहीं है आपके ऊपरी क्षेत्र में। ये पूर्णतः किस प्रकार है, एक प्रकार मध्य प्रदेश जो है आपका किस प्रकार का, आपका एक पठारी भूभाग वाला राज्य है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा कि मध्य प्रदेश किस प्रकार का राज्य है, आपके पठारी भूभाग है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इसका ओवरव्यू अपन ले लिया और ये समझा कि भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में किया। जिस प्रकार भारत का या ये भौगोलिक विभाजन क्यों किया जाता है, देखिए भौगोलिक विभाजन करने के पीछे कारण क्या है कि जो यहाँ की उच्चावच यानी कि जो भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि आपके मिट्टी के क्रम में विविधता देखने को मिलती है, आपके यहाँ के ऊंचाई के क्रम में आपको विविधता देखने को मिलती है, यहाँ के जलवायु के संबंधित आपकी विविधता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इनके लिए ये आपका क्या किया जाता है, भौगोलिक विभाजन। मतलब वो एक पूरा प्रदेश अलग करके उसके अलावा जो दूसरा इनसे क्रम में विविधता होती है उसको क्या कर दिया जाता है, भौगोलिक विभाजन के माध्यम से अलग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जिस प्रकार आपके भारत का भौगोलिक विभाजन किया गया था, उसी प्रकार आपके मध्य प्रदेश का भी भौगोलिक विभाजन किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो कितने भागों में किया गया है, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है ये आपके 3 भागों में किया गया। कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया। कितने भागों में आपके किया गया है, 3 भागों में किया गया है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें कि मैंने बहुत सारे नाम लिखे हैं, बहुत सारे आपके आकार ये आपकी विभाजन किए हैं। तो आप इसमें देखिए कि जो मध्य प्रदेश का, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया है, 3 भागों में किया है। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला आप देखें कि जो पहला है आपका कौन सा, पहला आपका है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। दूसरा आपको दिखता है पूर्वी पठार या इसको कहते हैं बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। और जो तीसरा दिखता है ये कौन सा है आपका, मध्य उच्च
प्रदेश, कौन सा दिखता है? मध्य उच्च प्रदेश। सुनिएगा, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से? पहला तो है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, और तीसरा है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी आगे और भी बताऊंगा, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये आपका स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपके व्यापम हो, चाहे एसआई हो, चाहे पीएससी हो, उसमें स्पष्ट रूप से यही पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया। तो कितने भागों में मतलब आप डायरेक्ट वहाँ पे 3 लगा के आइए, ये बिल्कुल नहीं। अभी आप यहाँ पे आगे और बताऊंगा कि आप उसको गिन लीजिए और 7-8 लगा के आइए, नहीं, केवल कितना लगाना है? 3 लगा के आना। अब देखिए, 3 तो ये हो गए मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, लेकिन इसके अंतर्गत जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है, इसका विभाजन आपके 5 भागों में किया गया। मध्य उच्च प्रदेश का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में स्पष्ट रूप से किया गया है, याद रखिएगा। कितने भागों में? 5 भागों में मध्य उच्च प्रदेश। और आपका ये कौन कौन से प्रदेश हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, मानचित्र में देखिएगा कि जो पहला विभाजन है, ये आपका कौन सा पहला भाग कौन सा है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत? मध्य भारत का पठार। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी सीमा में आप देखिए, उत्तरी सीमा पे यहाँ पे आपके भिंड दिखेगा, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का कुछ भाग, और यहाँ पे आपके राजगढ़ होते हुए मंदसौर और नीमच, ये वाले क्षेत्र को आपके कितने भागों में, ये किसके अंतर्गत रखा गया है? मध्य भारत के पठार अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। देखिए, पहला भाग कौन सा है? मध्य भारत का पठार, ठीक। दूसरा जो विभाजन है, ये कौन सा है? मालवा का पठार। किसके अंतर्गत है? ये याद रखिएगा, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत की बात हो रही। पहला है आपका कौन सा? मध्य भारत का पठार। दूसरा जो है आपका मालवा का पठार। तीसरा है आपका कौन सा? नर्मदा सोन घाटी। देखिए, उत्तर से देखिए, यहाँ मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार के दक्षिण में आप देखिए मालवा का पठार, मालवा के पठार के दक्षिण में देखिए आपको मिलती है कौन सी? नर्मदा सोन घाटी। चौथी जो भौगोलिक संरचना है, कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। और 5वीं ये आपका दिखता है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, तीसरा आपका नर्मदा सोन घाटी, चौथा बुंदेलखंड का पठार, 5वां आपका कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। ये 5 भौगोलिक संरचना आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित है? ये आपके मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत सम्मिलित है, मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत, ठीक है। उसके अलावा जो ये है आपकी सतपुड़ा मैकल श्रेणी बिल्कुल दक्षिण में, और आपका ये जो पूर्वी पठार है जिसको आप क्या कहते हैं? बघेलखंड। अच्छा, कुछ लोग के मन में ये शंका हो रही होगी कि ये रीवा पन्ना का पठार कहाँ से अचानक आ गया? नहीं, ये तो पूरा बघेलखंड, बघेलखंड का पठार अलग है और रीवा पन्ना का पठार अलग है, ठीक है। और यहाँ पे आपके मिलता है बुंदेलखंड का पठार, ठीक। ये आपने देखा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। देखिए अलग अलग क्वेश्चंस के आप देखिए कि पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा आपकी कौन सी? तीसरा कौन सी? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ठीक। फिर मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य उच्च प्रदेश का विभाजन, तो मध्य उच्च प्रदेश का विभाजन 5 भागों में। 5 भागों में कौन कौन सा? आपका मध्य भारत का पठार, दूसरा आपका मालवा का पठार, तीसरा है आपका नर्मदा सोन घाटी, चौथा है आपका बुंदेलखंड का पठार, 5वां है आपका रीवा पन्ना का पठार। ये याद रहेगा। देख लीजिए मैप में मैंने सारी चीज़ें, यानी कि जो सारी भौगोलिक संरचना उनको मैंने क्या किया? अंकित किया है। आप इनको देखते जाइए, ठीक है। अब एक एक भौगोलिक संरचना का अपन क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन सी भौगोलिक संरचना में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, किसका कितना क्षेत्रफल है, क्या क्या यहाँ की विशेषता है, इनका अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार क्या क्या है,
ठीक है। अब देखिए, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित जो पहली भौगोलिक संरचना है कौन सी? मध्य भारत का पठार। तो सबसे पहले मध्य भारत के पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये जो मध्य भारत का पठार है इसका विस्तार देखिए आप। तो विस्तार में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कहाँ पे आपके भिंड हो गया, मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, ग्वालियर के साथ साथ आपके यहाँ पे गुना अशोकनगर का भाग, राजगढ़ का भाग, मंदसौर और नीमच, लगभग इन 6 जिलों में आपके किसका विस्तार है? मध्य भारत के पठार का विस्तार है। अब यदि इसकी आपकी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति की बात करें कि मध्य भारत के पठार का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो मध्य भारत के पठार का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार वो कितना है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 26 डिग्री 30 मिनट आपके उत्तरी अक्षांश के मध्य। और ये देशांतरीय विस्तार का बात करें, आपकी देशांतरीय स्थिति कहाँ तक है आपकी, तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 89 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है और ये है आपका देशांतरीय विस्तार। तो ये आप देखिए कि ये ज़्यादातर जो आपके मेंस वगैरह जब लिखने के काम आते हैं, यानी कि जब आप लोग पीएससी का मेंस लिखते हैं तो उसमें जब टिप्पणी लिखने की बात आती है तो ये वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो ये तो हो गए मध्य भारत के पठार के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब इसी में देख लीजिए कि जो मध्य भारत का पठार है ये तो हो गया। फिर विस्तार अपन देख लिए कि विस्तार किन किन जिलों में है। विस्तार के बाद अपन देखिए कि जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भूभाग है ये किस प्रकार के पुरातन चट्टानों से बना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, है ना, ये चट्टानें। अब आपको चट्टानें जिनको ना मालूम हो, चट्टानों के संदर्भ में आप क्या करिए, या तो उसको भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसमें आप लोग उनको विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो ये चट्टानों के बारे में आप वहाँ पे देखिएगा। तो हम अपन बात करेंगे जो मध्य भारत का पठार है इसका किस क्रम की चट्टानों से निर्माण हुआ है। अब आप देखिए कि जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार का जो निर्माण है ये किस प्रकार के आपके विंध्यन शैल समूह एवं किस प्रकार की विंध्यन शैल समूह एवं कडप्पा क्रम की चट्टानों से क्या हुआ है, ये निर्मित भूभाग है। विंध्यन शैल समूह एवं कडप्पा क्रम की समूह से आपके ये क्या है, निर्मित पठारी भूभाग है। यहाँ पे आप देखिए कि जो पठारी भूभाग है, पठारी भूभाग इसकी औसत ऊंचाई लगभग आपके कितनी है, 300 मीटर से लेके आपके कितनी, लगभग 500 मीटर के मध्य। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 300 मीटर से लेके आपके 500 मीटर तक की। अब इस भौगोलिक प्रदेश के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ये तो आपने देखा कि इसका निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है, विंध्यन शैल समूह एवं कडप्पा क्रम की चट्टानों से। इसका आपने देखा कि औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर होती है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे अपने टॉपिक से हट के अपन बात करते हैं पठार के बारे में। पठारों के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि भाई पर्वत की परिभाषा, स्पष्ट परिभाषा क्या होती है, मैदान क्या होते हैं और पठार क्या होते। तो मतलब पठारी भूभाग कौन से भूभाग होते हैं, ऐसे भूभाग पठारी भूभाग कहलाते हैं जिनकी
समतल से औसत ऊंचाई लगभग आपके 300 मीटर या उससे अधिक होती है एवं उनका शीर्ष किस प्रकार का होता है, सपाट, यानी कि जो समतल होता है। ये जो ऊंचाई है आपके कितनी, लगभग 300 मीटर या उससे अधिक हो, और जो शीर्ष हो वो किस प्रकार का हो, आपका सपाट, ये पठारी भूभाग। तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग आपको देखने को कितनी मिलती है, 300 मीटर से लेके आपके 500 मीटर तक की ऊंचाई देखने को मिलती है। यदि इस प्रदेश में देखें तो आपके मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो मिट्टी है आपके किस प्रकार की, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्यों पाया जाता है, मिट्टी के संदर्भ में देखें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपका ये जो आपका उत्तरी भूभाग है, उत्तरी भूभाग में आपके किस, यहाँ पे आप देखें कि चंबल हो गई, सिंध हो गई, पार्वती हो गई, कूनू हो गई, ये नदियों का विस्तार है। तो जो इनके नदियों का अधिकतम विस्तार होने के कारण यहाँ पे आपके क्या है, किस प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती भाई, मुद्दे की बात तो ये है कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती, कुछ लोग को तो अभी जलोढ़ मिट्टी के बारे में मालूम नहीं। तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र होता है उन भूभाग में जो मिट्टी पाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका लगभग पीएच मान, यदि परिभाषा के रूप में बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो यानी कि उदासीन प्रकृति की मिट्टी होती है, यह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गई मिट्टी की बात अपन ने कर ली कि इस क्षेत्र में आपके मध्य भारत के पठार का, यानी कि मध्य भारत के पठार का विस्तार किन किन जिलों में है और आपके किस शैल समूह से निर्मित है, औसत ऊंचाई क्या है इस पठार की, इस क्षेत्र में आपके मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। परंतु ये जब अपन विस्तार की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 10.68% भूभाग पर इसका क्या है, विस्तार है। यानी कि यदि आप किलोमीटर में लगभग बात करें तो यह लगभग आपके कितने, 32,895 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, आपका मध्य भारत के पठार का विस्तार है। ठीक है, देखिए मध्य भारत के पठार की आपने क्या देखी, अक्षांशी देशांतरी स्थिति, निर्माण किन शैल समूहों से हुआ है, विंध्यन एवं कडप्पा शैल समूहों से हुआ। अब पठारी भूभाग है तो इसका आपकी औसत ऊंचाई, देखिए औसत ऊंचाई का मतलब है कि आपके 300 से, कुछ क्षेत्रों में आप देखिए कुछ क्षेत्र आपके ज़्यादा ऊंचाई पर है, कुछ क्षेत्र आपके कम, तो यानी कि जो लगभग औसत ऊंचाई है इस पठारी भूभाग की ये किस प्रकार की, आपके 300 से 500 मीटर की औसत ऊंचाई है। मिट्टी किस प्रकार की आपकी पाई जाती है, जलोढ़ प्रकृति की मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे आप देखें कि जो प्रमुख नदियाँ हैं, अब यहाँ पे जब इन सब सारी चीज़ों की बात करें तो इस क्षेत्र की नदियों की बात कर लें तो जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं ये नदियाँ कौन कौन सी हो गई, चंबल, सिंध, पार्वती, कूनो, ये सब आपके कहाँ की, आपकी मध्य भारत के पठार की आपकी क्या है, आपकी प्रमुख नदियाँ। अब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती तो यहाँ पे कृषि किस प्रकार की होती है, तो जो यहाँ पे आप देखें कि कृषि के संदर्भ में लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज़्यादातर फसलें एक समान, लेकिन ये जो आपका पूरा क्षेत्र यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की अधिकता होने के कारण यहाँ पे आपके किस प्रकार की फसलों का, गेहूँ एवं ज्वार, गेहूं ज्वार की जो है, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, का इसकी अधिकता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि बाकी फसलें नहीं उगाई जाती, जैसे तिल हो गया आपके, तिल के साथ साथ आपके मक्का हो गया, ये सब सारी फसलें आपके कहाँ पे, आपके मध्य भारत के पठार में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा विस्तार, मिट्टी, ढाल और नदियाँ। इसके संदर्भ में देखें कि यहाँ पे अब जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार के जो प्रमुख क्षेत्र है यानी कि प्रमुख औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगर की यदि बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रमुख औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगर में देखिए कि यहाँ पे जैसे आपका भिंड हो गया, भिंड में आपका क्या, गोहद का किला हो गया, है ना, ग्वालियर हो गया अपना सिंधिया स्टेट के नाम से जिसे जाना जाता है, यहाँ पे आपके ग्वालियर का किला हो गया महत्वपूर्ण। और यहीं पे आपके
औद्योगिक स्थान के रूप में आप देखिए कि जैसे डबरा हो गया, मुरैना हो गया, कैलारस है ना, यहाँ पे आपके क्या है, आपके ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। तो ये आपके यहाँ के प्रमुख औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगर हो गया। ठीक है, ये हमारे किसके संदर्भ में आपके विस्तार हो गया, मध्य भारत के पठार के संदर्भ में आपके संक्षिप्त जानकारी हो गई। ठीक, यहाँ पे देखा जाए कि जो इस प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जो किस प्रकार के आपके वनों की क्या है कि यहाँ पे जो आप वन है ये किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ज़्यादातर आपकी यहाँ पे वर्षा जो है आपके लगभग कितनी होती है मध्य भारत के पठार में, मध्य भारत के पठार में आपके देखिए कि लगभग 75 से 110 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो वर्षा की जो कमी है इसके कारण यहाँ पे किस प्रकार के आपके कटीले वन पाए जाते हैं ज़्यादातर आपके, जैसे पे बबूल हो गया। ऐसा नहीं कि सभी जगह पूरे कटीले वन पाए जाते, कुछ क्षेत्रों में कटीले वन, साथ ही साथ अन्य प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। कहाँ पे आपके मध्य भारत के पठार में। अब साथ ही साथ यदि मध्य भारत के पठार की बात करें, ठीक है, तो इसका जो ढाल है ये किधर साइड है आपके उत्तर पूर्व साइड आपका, यानी कि उत्तरी भूभाग की ओर आपके यहाँ पे ढाल दिखाई देता है किसका, आपका मध्य भारत के पठार के। और आप लोगों ने यहाँ पे देखें कि जो आपके भिंड मुरैना का क्षेत्र है, ये भिंड मुरैना का क्षेत्र में आपके देखें कि यहाँ पे आपके जैसे जो नदी हैं आपकी चंबल हो गई, चंबल नदी द्वारा यहाँ पे क्या है आपके ज़्यादातर बीहड़ों का निर्माण आपके किए गए हैं। जहाँ पे आपके क्या होती है कि ये जो बीहड़ होते हैं किस प्रकार के आपके कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके ये क्या क्षेत्र है कृषि के लिए उपयुक्त, यानी कि जो ज़्यादातर आपकी कृषि योग्य भूमि है वो क्या है, वो कि आपके नष्ट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे आपके क्या है कि ये पूरा जो बड़ी बड़ी जो नालियाँ बनती हैं यहाँ पे आपके, ये आज भी ये जो पूरा क्षेत्र है तो ये क्या है आपके बागियों की शरण स्थली बना हुआ है। कौन सा आपका ये जो आपका बीहड़ वाला क्षेत्र है आपके, कहाँ पे आपके मध्य भारत के पठार अंतर्गत भिंड मुरैना के अंतर्गत क्षेत्र जो है। ठीक है, ये तो हुआ है आपका मध्य भारत का पठार। देख लीजिए इसको एक बार से क्या क्या चीज़ें इसमें प्रमुख है ना। फिर भी अब देखिए ये तो हुआ है आपके मध्य भारत के पठार, मध्य भारत के पठार के संदर्भ में। अब दूसरा जो है, पहला तो पठार अपन ने देखा इसमें मध्य भारत का पठार, दूसरा आपका कौन सा है बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड के पठार के संदर्भ में अब आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये किसके अंतर्गत सम्मिलित है, बुंदेलखंड का पठार मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत सम्मिलित है। किसके अंतर्गत सम्मिलित है, मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत। पहला कौन सा है मध्य भारत का पठार, दूसरा है आपका बुंदेलखंड का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, चौथा मालवा का पठार, पांचवा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, तो जिस प्रकार जितने बिंदुओं में अपन ने इसका पूरा अध्ययन किया उसी तरह आप बुंदेलखंड के पठार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अब बुंदेलखंड के पठार की क्या करें अपन लोग, अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरीय स्थिति की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके विस्तार की बात कर लेते हैं कि विस्तार कहाँ कहाँ तक है इसका। तो बुंदेलखंड के पठार की जो विस्तार की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 6 मिनट से लेके आपके 26 डिग्री कहाँ तक, आपके 22 मिनट तक आपके क्या है इसका उत्तरी अक्षांश। और जो इसका देशांतरी विस्तार है किसका, बुंदेलखंड के पठार का, ये कितना है, पूर्वी देशांतर और ये उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का आपके बुंदेलखंड के पठार का अक्षांशीय विस्तार और ये है आपका क्या बुंदेलखंड के पठार का देशांतरीय विस्तार। यदि प्रतिशत में बात करें कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर ये फैला हुआ है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बुंदेलखंड जो है आपके कितने प्रतिशत पर, 7.7% भूभाग पर आपके किसका विस्तार है, बुंदेलखंड का। यदि परसेंटेज एरिया में बात करें तो कितना, लगभग 23,700
33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। किसका? बुंदेलखंड के पठार का विस्तार। अब यहाँ पे देख लीजिए कि बुंदेलखंड का जो पठार है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपका भिंड का कुछ दक्षिणी क्षेत्र, साथ ही साथ आपका दतिया के बाद आपका अशोकनगर, सागर, पृथ्वी, निमाड़ी के बाद आपका टीकमगढ़ के बाद आपका छतरपुर, लगभग यहाँ पे आपका थोड़ा सा पन्ना वाले क्षेत्र तक, ये आपके कहाँ पे आपके छतरपुर तक आपका पन्ना के सीमा तक आपके फैला हुआ। देखिए यहाँ से ये भिंड का दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पे आपके दतिया के बाद आपके अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, आपके छतरपुर, टीकमगढ़ और आपके छतरपुर क्षेत्रफल में आपके किसका विस्तार है? आपका बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ ये तो इतने भूभाग में मध्य प्रदेश में विस्तार, लेकिन साथ ही साथ बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार है ये कहाँ पे? आपके उत्तर प्रदेश। यानी कि ये जो आपका भाग है, यहाँ पे आप देखेंगे मैप में, तो जो आपके उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, ये सब जो आपके क्षेत्र, इन क्षेत्रों में किसका विस्तार है? आपके बुंदेलखंड के पठार का आपका क्या है? यहाँ पे आपके विस्तार है। अब देखिए कि यदि स्पष्ट रूप से बात करें कि ये कहाँ से, तो यहाँ पे लगभग आपके भिंड की जो लाहार तहसील है, ग्वालियर का डबरा क्षेत्र हो गया, आपके शिवपुरी का लगभग पिछौर एवं करेरा तहसील, और आपके यहाँ पे आपके दतिया पूरा हो गया। दतिया के बाद आपका सागर के बाद आपका निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये सब आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित है? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कि जो बुंदेलखंड के पठार है, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से? तो जो बुंदेलखंड के पठार की निर्माण हुआ है, ये किस प्रकार की? या आपकी ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? आपके बुंदेलखंड का विस्तार, यानी कि बुंदेलखंड का पठार निर्मित है किस प्रकार की चट्टानों से? ग्रेनाइट एवं नीच प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जब ये पूरा बुंदेलखंड का जो पठार है किस प्रकार की? आपकी ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस पठार में आप देखेंगे कि इस पठार में आपके किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ की, क्यों, ये जो मिट्टी है, मिट्टी इस यहाँ पे आपके किस प्रकार की? आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की आपकी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है आपके कहाँ पे? बुंदेलखंड के पठार में। और यह जो बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी के विस्तार होने के कारण, या जो यहाँ पूरा क्षेत्र है लाल पीली मिट्टी का विस्तृत होने के कारण आपके क्या है? यहाँ पे आपके उपजाऊ, कम उपजाऊ है। तो जो ये क्षेत्र है कम उपजाऊ है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके किस प्रकार की जो मोटे अनाज होते हैं, इस प्रकार की फसलों, ऐसा नहीं कि पूरा बुंदेलखंड का पठार उपजाऊ है यानी कि अनउपजाऊ है, यहाँ पे बिल्कुल फसल नहीं हो, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे बिल्कुल फसलें नहीं होती, क्योंकि जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से आप देखें कि जो लाल पीली मिट्टी होती, ये क्या होती हैं, इनमें अन्य मिट्टी जैसे कि काली मिट्टी हो गई, इसकी अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या है? उत्पादन आपके कम होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र सरकार लगभग प्रतिवर्ष आपके एक बुंदेलखंड, यानी कि कुछ समय बुंदेलखंड राहत पैकेज का नाम सुना होगा। तो ये जो बुंदेलखंड जो पूरा क्षेत्र है, इसी के लिए आपके क्या, ये आपके राहत पैकेज जारी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अपन ने देखा क्या? अक्षांशीय विस्तार बुंदेलखंड का, देशांतरी विस्तार आपने देखा, इसके बाद आपने देखा क्या? क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल? लगभग 7.7% भूभाग पर आपके कौन सा? बुंदेलखंड का पठार विस्तृत है। साथ ही साथ आपके इसके क्षेत्रफल में बात करें तो लगभग 23,733 वर्ग किलोमीटर में आपका इसका विस्तार है। फिर इसके साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पे निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो जो बुंदेलखंड के पठार के निर्माण की बात करें तो ये किस प्रकार की चट्टान से? ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से इसका क्या हुआ है? आपके निर्माण हुआ है। तो इन चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पे आपके किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और जो लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण ये पूरा क्षेत्रफल क्या है? आपके ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। कौन सा? आपका
बुंदेलखंड का पठार। तो यदि बात करें कि जब उपजाऊ नहीं तो यहाँ पे किस प्रकार, ऐसा नहीं है कि पूरा उपजाऊ नहीं, यहाँ पे फसलों का उत्पादन भी कुछ निचले क्षेत्रों में होता है, जैसे कि आपके गेहूं का हो गया, ज्वार का हो गया, आपके यहाँ पे आपके मूंगफली की फसल के उत्पादन किया जाता है। जैसे छतरपुर वाले क्षेत्र में आप देखें कि मूंगफली वगैरह का उत्पादन किया जाता है ना। साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि तिल हो गया, अन्य कुछ फसलें आपके उत्पादित की जाती हैं। तो ये फसलों का उत्पादन यहाँ पे होता है बुंदेलखंड के पठार में। अब जैसे अब इस क्षेत्र में देखा आपने, यहाँ पे देखा था कि मध्य भारत के पठार की नदियों के संदर्भ में कि यहाँ पे आपके कौन कौन सी नदियाँ विस्तृत हैं। तो आपने देखा कि चंबल हो गई, सिंध हो गई, पार्वती हो गई, कूनू हो गई। उसी प्रकार बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी आप देखिए कि कौन कौन सी, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपकी कौन सी, आपकी बेतवा नदी हो गई, धसान हो गई, पाहुज हो गई और केन नदी, ये आपके कहाँ पे, आपके बुंदेलखंड पठार अंतर्गत है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, कौन सी, केन बेतवा लिंक, ये आपके कहाँ पे, केन और बेतवा को जोड़ने के लिए आपके केन बेतवा लिंक आपके इसी पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में। मतलब कि ये जो भारत की थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक सेट किया कि जो ये नदी जोड़ो परियोजना है ये क्या। तो नदी जोड़ो जो परियोजना है स्पष्ट रूप से इसलिए चालू की गई थी कि जैसे कि जो दो नदियाँ हैं, देखेंगे कि आप जैसे बेतवा को देखिए और केन को देखिए, तो यहाँ पे एक नदी में प्रायः आप देखें कि हमेशा बाढ़कृत रहता है, और जो दूसरी नदी है वो क्या है, वर्षा ऋतु के अलावा वो क्या होती है, आपके हमेशा सूख जाती। तो ऐसा है कि मतलब एक क्षेत्र को, जैसे कि आपके नदियों के आसपास के एक क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए, यानी कि बाढ़ रोकने के लिए, और दूसरे के आपके लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आपके ये नदी जोड़ो परियोजना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री या स्वर्गीय प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 1999 में आपके स्टार्ट की गई थी, जिसके अंतर्गत पहली नदी जोड़ो परियोजना आपकी कौन सी थी, केन बेतवा लिंक, जो आपके कहाँ पे, आपके बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि जिस प्रकार आपकी यहाँ पे आपने देखा था किसके, मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई, तो आप इस पठार की औसत ऊंचाई देखेंगे तो इस पठार की जो औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलती है लगभग आपकी कितनी है, 150 से, इस पठार की जो आपको औसत ऊंचाई देखने को मिलती है वो कितनी है, आपके लगभग 150 मीटर से लेके आपके 400 मीटर तक आपके इस पठारी भूभाग की औसत ऊंचाई आपके स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कहाँ पे, आपके बुंदेलखंड के पठार की आपकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ की आप देखें कि बुंदेलखंड के पठार में जो आपके वर्षा का स्तर है ये लगभग क्या है, तो बुंदेलखंड के पठार के आपके जो वर्षा का स्तर है ये लगभग आपके 125 सेंटीमीटर के आसपास है आपका कौन सा, यहाँ पे आपका वर्षा स्तर। औसत ऊंचाई देख ली, वर्षा स्तर देख लिया। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि जो बुंदेलखंड, अच्छा एक चीज़ और, बुंदेलखंड की पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी। कौन से, सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है आपकी कितनी, 1072 मीटर। आपके बुंदेलखंड के पठार की जो चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1072 मीटर। ये आपके कहाँ पे स्थित है, बुंदेलखंड पठार अंतर्गत। ठीक, तो आपने कौन कौन सी बातें देखी बुंदेलखंड पठार के संदर्भ में। बुंदेलखंड के पठार का आपने अक्षांशीय विस्तार देखा, देशांतरीय विस्तार देखा, साथ ही साथ आपने देखा निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ। निर्माण के उपरांत आपने देखा कि मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी के साथ साथ आपके फसलें कौन कौन सी उत्पादित होती हैं। फसलों के बाद यहाँ पे आपकी प्रमुख नदियाँ, प्रमुख नदियों के बाद आपने देखा वर्षा, औसत ऊंचाई क्या है इस क्षेत्र की, और आपके यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी। अब अगले टॉपिक में देख लेते हैं, यानी कि इसी के साथ साथ यहाँ के जो बुंदेलखंड के पठार के जो प्रमुख औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगर हैं उनके संदर्भ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो बुंदेलखंड पठार अंतर्गत आपका कौन सा, जो आपका खजुराहो है, खजुराहो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपके मंदिर है, यहाँ पे आप देखें कि जैसे आप कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया, चतुर्भुज नारायण का मंदिर हो गया, विश्वनाथ मंदिर हो गया। तो यहाँ पे जो आपके जो आपकी मंदिर है ये आपके
और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका जो सागर जिला है ये आपके किसके लिए, आपके सागर जिला आपके औद्योगिक दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है, तो छतरपुर में हो गया। यहीं पे आपके टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है आपका किसका, राम राजा सरकार का। टीकमगढ़ जिले में आपको कौन सा मिलता है, राम राजा सरकार का मंदिर, यानी कि ओरछा मंदिर हो गया। यहीं पे आपको देखेंगे कि जो जहांगीर महल है ये आपके कहाँ पे, बुंदेलखंड के पठार में ही स्थित है। तो ये आपके कुछ प्रमुख औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगर हैं। जैसे आप देखें कि अशोकनगर स्थित आपका जो चंदेरी है वो किसके लिए, आपकी जो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं, कौन सी, चंदेरी साड़ियों के लिए आपके ये जो प्रमुख औद्योगिक नगर है आपके किसके लिए, आपके चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किसके अंतर्गत स्थित है, आपके बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ये हुआ अपना दो पठारों के अपन ने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे जिस प्रकार आपने इसका ढाल पढ़ा था कि इसका ढाल किधर साइड है, तो इसका ढाल आपने पढ़ा था उत्तर पूर्वी। सेम उसी प्रकार आपके जो बुंदेलखंड का पठार है इसका भी ढाल कहाँ पे, आपके पश्चिम से आपके किधर साइड, आपके उत्तर पूर्व साइड आपके इसका ढाल है, किसका, बुंदेलखंड के पठार का। ठीक है, ये हुआ आपका मध्य भारत का पठार, दूसरा हुआ आपका बुंदेलखंड का पठार। अब जो हमारे पास मध्य प्रदेश की तीसरी संरचना आती है वो कौन सी आती है, आपके रीवा पन्ना का पठार। कौन सा, रीवा पन्ना का पठार। अब देख लेते हैं रीवा पन्ना के पठार के बारे में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या क्या विशेष है रीवा पन्ना के पठार में, और इसकी भौगोलिक संरचना किस प्रकार है, कितना विस्तार है, किन किन जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये जो मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत सम्मिलित जो है आपका रीवा पन्ना का पठार, ये क्या है, आपका तीसरी भौगोलिक संरचना है। तो यदि इसके अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें, सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार के बारे में यदि बात करें तो जो रीवा पन्ना का पठार है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, आपका 23 डिग्री 10 मिनट से लेके आपके कितने 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार के बारे में देखिए, देशांतरी विस्तार देखिए आपका ये है आपके रीवा पन्ना के पठार की अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरी स्थिति। ये उत्तरी अक्षांश और ये आपका कौन सा, पूर्वी देशांतर। ये हो गया रीवा पन्ना के पठार के अक्षांशीय विस्तार और आपका देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जैसे आपने देखा कि मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत सम्मिलित मध्य भारत का पठार किन किन जिलों में विस्तृत है, उसी प्रकार आपने देखा बुंदेलखंड का पठार। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो पूरा रीवा पन्ना का पठार है ये कहाँ कहाँ तक विस्तृत है। तो यदि आप रीवा पन्ना के अंतर्गत देखेंगे कि रीवा पन्ना का जो पठार है, यहाँ पे देखेंगे मैप में आप देखिए कि यहाँ पे आपको पूरा रीवा जिला मिलता है, यहाँ पे सतना मिलता है, सतना के साथ साथ आपके पन्ना, साथ ही साथ आपके इधर साइड दमोह, मतलब देख लीजिए, सुन लीजिए, यहाँ पे आपके रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर जिले की बंडा एवं रहली तहसील, दोनों तहसील स्पष्ट रूप से याद रखिए। पहले तो आपका रीवा पन्ना, रीवा सतना पन्ना दमोह के बाद आपके सागर जिले की बंडा एवं रहली तहसील किसके अंतर्गत, स्पष्ट रूप से आपके किसके अंतर्गत सम्मिलित है, आपके रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। और यदि ये रीवा पन्ना के पठार का आप विस्तार देखेंगे तो जो रीवा पन्ना का पठार का विस्तार है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 10.31% पर इसका क्या है, आपका विस्तार है रीवा पन्ना के
पठार का। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार का विस्तार कितना है? मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.31% पर आपका विस्तार है रीवा पन्ना के पठार का। यदि किलोमीटर में बात करेंगे कि आप कितने वर्ग किलोमीटर में, तो लगभग आपके 31,955 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे आपका कौन सा आपका रीवा पन्ना के पठार का विस्तार है। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार का विस्तार कहाँ पे आपके? रीवा पन्ना के पठार का विस्तार आपके रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर जिले की बंडा एवं रहली तहसील में आपके किसका विस्तार है? रीवा पन्ना के पठार का विस्तार है। यह लगभग मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 10.31% पे, और जो कुल भौगोलिक यदि स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो लगभग 31,955 वर्ग किलोमीटर पे क्षेत्रफल में आपका कौन सा विस्तार पठार विस्तृत है? रीवा पन्ना का पठार विस्तृत है। ठीक, अब जैसे आपने देखा अन्य पठारों के संदर्भ में, उसी तरह इसके देखिए कि इसका जो निर्माण है यह निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। तो आप देखेंगे कि जो रीवा पन्ना के पठार का रीवा पन्ना के जो पठार का है वो निर्माण आपके किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? निर्माण यदि आप देखें तो रीवा पन्ना के पठार का जो निर्माण है आपके किस प्रकार की? विंध्यन शैल समूह एवं कडप्पा क्रम की चट्टानों से आपका क्या निर्माण हुआ है? आपका रीवा पन्ना के पठार का निर्माण। देखिए, मध्य भारत के पठार के बारे में भी आपने पढ़ा था कि किसके किसके आपके विंध्यन शैल समूह कडप्पा क्रम से। बुंदेलखंड के पठार के बारे में भी आपने पढ़ा था किसके? ग्रेनाइट एवं नीज चट्टानों से। इसी तरह आपके जो रीवा पन्ना का पठार है किस प्रकार की चट्टानों से? विंध्यन शैल समूह एवं कडप्पा क्रम की चट्टानों से निर्माण हुआ था। तो ये जो आपके विंध्यन शैल समूह एवं कडप्पा क्रम की चट्टानों के विस्तार होने के कारण यहाँ पे आप देखें कि जो इस प्रदेश की मिट्टी है वह इस प्रदेश में मिट्टी किस प्रकार की है? मिट्टी यहाँ पे देखें कि आपकी ये जो मिट्टी है ये किस प्रकार की है? मिश्रित प्रकृति की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे आपके जो संपूर्ण रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना के पठार में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यानी कि कौन कौन सी? लाल, पीली, काली, बस इतनी होती हैं। ऐसा ना करना कि नीली, हरी, गुलाबी कर दो आप लोग। मिश्रित प्रकृति की मिट्टी मतलब लाल, पीली और काली मिट्टी आपके यहाँ पे विस्तृत है। और ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में लाल, पीली और काली मिट्टी के विस्तृत होने यानी मिश्रित मिट्टी के प्रदेश में आप देखेंगे कि ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल है यहाँ पे आपके किस प्रकार की फसलें, जैसे कि आपके कौन कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं यहाँ पे फसलों के देखिए क्रम में आप, तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर आपके किसकी? गेहूँ की, सोयाबीन, अलसी, तिल, जौ आदि फसलें जो हैं आपके यहाँ पे आपके रीवा पन्ना के पठार में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके कि निर्माण हो गया, मिट्टी हो गई, फसल हो गई। अब यदि इस क्षेत्र समूह की आप देखें कि जो वर्षा है यहाँ की इस क्षेत्रफल में, इसके साथ साथ यहाँ के आप वर्षा देखें कि इस क्षेत्र में आपके लगभग जो वर्षा है रीवा पन्ना के पठार में 125 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। कहाँ पे आपके? यानी औसत लगभग देखिए कि या तो 125 सेंटीमीटर या कभी अधिक, तो लगभग 125 सेंटीमीटर आपके वर्षा देखने को मिलती कहाँ पे? आपके रीवा पन्ना के पठार में। जैसे आपने देखा मध्य भारत के पठार में औसत वर्षा यानी कि रीवा पन्ना के पठार की अपेक्षाकृत क्या थी? यहाँ पे कम वर्षा थी। बुंदेलखंड के पठार में यहाँ पे भी आपके रीवा पन्ना, जैसे जैसे आप मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मध्य प्रदेश में वर्षा का स्तर भी थोड़ा सा आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आप कहेंगे कि अब इसके बाद आप देखिए कि वर्षा कितना हुआ आपके 125 सेंटीमीटर आपके रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलते हैं। ठीक,
अब इसी के साथ साथ जैसे वहाँ पे हमने देखा था नदियाँ, तो रीवा पन्ना के पठार की यदि नदियों की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आपके विस्तृत हैं, तो इस पठारी भूभाग में यदि नदियों की बात करें तो नदियों में आप देखिए कि यहाँ पे आपकी कोई बड़ी नदी तो देखने को नहीं, लेकिन जो क्षेत्रीय नदियाँ हैं जैसे कि आपकी टोंस हो गई, बीहड़ हो गई, टोंस हो गई, बीहड़ हो गई, और आपकी कौन सी केन नदी का भी विस्तार आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपके रीवा पन्ना के पठार में आपको देखने को मिलता है। किसका? ये इन नदियों का, केन नदी, बीहड़ नदी और टोंस नदी का। यहाँ के यदि आपके इस पठारी भूभाग की औसत ऊंचाई की बात करें तो इस पठारी भूभाग जो आपका है यहाँ पे आपके लगभग औसत ऊंचाई कितनी आपको देखने को मिलती है? 400 मीटर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? रीवा पन्ना के पठार का आपने देखा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, निर्माण क्रम की चट्टानें, यानी कि कौन कौन के क्रम से चट्टानों से आपका इसका निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र की आपने क्या देखा? प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। इस क्षेत्र के आपके औसत ऊंचाई आपने देख ली किस प्रकार की है, मिट्टी देख ली आपने। अब यहाँ पे आप देखें कि रीवा पन्ना के पठार अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगरों की यदि बात करें तो जैसे कि आपका रीवा हो गया। रीवा में आपके किसके लिए? आपके जो रीवा का राजमहल है, यानी कि रीवा का पैलेस, ये आप देखिए औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहीं पे आपकी जो आपकी मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी आपके रीवा पन्ना पठार अंतर्गत है। इसी तरह आप देखें कि जो आपका यहाँ पे सतना है, औद्योगिक रूप में आपके यहाँ पे कौन कौन सी, जैसे कि आपके बिरला फैक्ट्री हो गई जो सबसे पहले आपके कब बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, है ना, जो सीमेंट उत्पादन के लिए आपसे सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपके दमोह में देखिए डायमंड सीमेंट का प्लांट हो गया, है ना। और ये आपका पूरा पन्ना क्षेत्र, पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो प्राकृतिक स्थल है आपके। साथ ही साथ आपके यहाँ पे ये जो नदियाँ हैं इनके द्वारा भी जैसे कि आपका विभिन्न प्रकार के एक जल प्रपात बनाया जाता है जो पन्ना केन नदी द्वारा, तो ये आपको यहाँ पे कहाँ पे? रीवा पन्ना के पठार अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, तो अपन ने 3 पठार देखे, मध्य भारत का पठार, दूसरा आपने देख लिया कौन सा? बुंदेलखंड का पठार, तीसरा आपने देख लिया कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। ये 3 पठारों की आपने सारी चीज़ें यानी कि जो महत्वपूर्ण भौगोलिक विविधता है उनके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अब आगे आ जाते, देखिए पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि कौन सा अध्ययन कर रहे हो, ये याद रखना। अपन अभी किसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं? केवल मध्य उच्च प्रदेश के बारे में, यानी कि जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भौगोलिक संरचना है उनकी, है ना। 3 भौगोलिक संरचना है, एक तो मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तीसरा है आपका कौन सा? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो अभी अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आपकी 5 भौगोलिक संरचना सम्मिलित थी। ये भौगोलिक संरचना में अपन ने कौन कौन से? मध्य भारत को कंप्लीट कर लिया। मध्य भारत के बाद अपन ने किसको देखा? बुंदेलखंड। तीसरा देख लिया अपन ने रीवा पन्ना का पठार। चौथा अपन देखेंगे अभी मालवा का पठार। ये जो है आपके, ये देखिए आपकी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना आपके मालवा का पठार देखने को मिलती है। ये मालवा का पठार आपके देखें कि जो मध्य भारत का पठार है इसके दक्षिणी सीमा में, और रीवा के पन्ना का पठार इससे कहाँ पे? आपके पूर्वी सीमा पे। और इधर साइड आपके पूरा राजस्थान का जो क्षेत्र है ये आपके कहाँ पे? आपके इसके मालवा के पठार के पश्चिमी भूभाग में, और नर्मदा सोन घाटी इसके यानी कि मालवा के पठार की क्या बनाती है? दक्षिणी सीमा बनाती है। तो ये जो सबसे मध्य प्रदेश की यदि बात करें कि भौगोलिक बड़ी सॉरी तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है ये कौन सी है? मालवा का पठार। ये मालवा का पठार लगभग मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देखिए रतलाम हो गया, झाबुआ हो गया, आपके ऊपर यहाँ पे अलीराजपुर, ये आपके पूरा उज्जैन, शाजापुर, देवास, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इन सभी जिलों में आपके किसका आपका विस्तार है, आपके मालवा के पठार का विस्तार है। यदि मालवा के पठार के बारे में आप बात करें कि जो मालवा का पठार है यह मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 28.62% पर आपके विस्तृत है, यानी कि जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है उसका लगभग कितना 28.62% पर आपकी किस संरचना का, मालवा के पठार का विस्तार है। और ये जो भौगोलिक संरचना है लगभग यदि आप किलोमीटर में बात करें तो इसके मालवा के पठार के जो आपके किलोमीटर हैं ये लगभग आपके 88,222 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये है आपका इसका क्षेत्रफल। यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है वो कौन सी है, मालवा का पठार। यह मालवा का पठार लगभग आपके कितने 28.62% पे और लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर पे आपका विस्तृत है। ठीक है, ये तो हो गया मालवा का पठार। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे आप इसकी अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरी स्थिति की बात करें तो जो मालवा का पठार है इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है 20 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके लगभग कितना 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। और देशांतरी स्थिति की यदि बात करो कि जो इसकी देशांतरी स्थिति है ये इसकी जो कितनी है 74 डिग्री 20 मिनट से लेके आपके लगभग कहाँ तक आपके 89 डिग्री 20 मिनट तक आपका इसका विस्तार है। किसकी, मालवा के पठार का। कितना, यहाँ पे एक स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ मैं, 20 डिग्री 1 मिनट से लेके आपके 25 डिग्री 8 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी स्थिति की बात करो 74 डिग्री 20 मिनट से लेके आपके 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। किसका, मालवा के पठार का। यानी कि सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना जो मालवा का पठार है इसकी अक्षांशीय स्थिति एवं देशांतरी स्थिति यह है। ठीक है। अब देखें कि जो मालवा का पठार, जैसे आपने देखा था कि मध्य भारत का पठार का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ, बुंदेलखंड के पठार की जो पठार है इसका निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ, रीवा पन्ना का पठार है इसके बारे में आपने देखा कि विंध्यन शैल समूह से निर्मित था। इसी तरह जो मालवा का पठार है यह किस प्रकार के क्रम की यानी कि दक्कन ट्रैप के चट्टानों से निर्मित आपका ये पूरा प्रदेश है। तो दक्कन ट्रैप की प्रकार की चट्टानों का विस्तार होने के कारण यहाँ पे आप देखें कि स्पष्ट रूप से आपके यहाँ पे दक्कन ट्रैप के कारण आपके यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, विस्तृत काली मिट्टी प्रदेश आपका कौन सा है, मालवा का पठार। यहाँ पे देख लीजिए कि किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है मालवा का पठार, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पे आपके किस प्रकार की स्पष्ट रूप से आपके इस पूरे भौगोलिक प्रदेश में लगभग पूरे क्षेत्र में आपके काली मिट्टी का विस्तार है। और यह काली मिट्टी आप तो जानते हैं कि काली मिट्टी किसका काली मिट्टी के बारे में कि कृषि या जो आपके सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है कौन सी है, काली मिट्टी। यानी कि कृषि की उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका यानी कि काली मिट्टी। तो आप देखेंगे कि मालवा के पठार में आप देखें कि ज़्यादातर अन्य जो भौगोलिक संरचना है, चाहे आपका मध्य भारत का पठार हो, चाहे आपका बुंदेलखंड का पठार हो, या रीवा पन्ना का पठार हो, या आपके नर्मदा सोन घाटी, इसकी अपेक्षाकृत यहाँ मालवा का पठार में आपके सबसे ज़्यादा फसलों का यानी कि कृषि उत्पादन आपके यहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलता है। कहाँ पे, आपके मालवा के पठार में कृषि उत्पादन आपके कहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलता है, मालवा के पठार में। मध्य प्रदेश में जो आपका मालवा का पठार है कृषि उत्पादन की दृष्टि से आपके अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पे आप देखें कि जो मालवा के पठार है, मालवा के पठार की जो नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, तो मालवा के पठार की आपकी जो
अच्छा, यहाँ पे जैसे अपन ने मिट्टी की बात की तो फसलों के बारे में बात कर ले तो फसल यहाँ पे आपके जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया। उज्जैन में आप देखिए कि सोयाबीन आपके सर्वाधिक, इसी तरह आपके गेहूं हो गया, ज्वार, सोयाबीन, सभी प्रकार की लगभग यहाँ पे फसलों की उत्पादन की अधिकता है। इस प्रदेश के, यह जो पूरा प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई लगभग आपकी कितनी, आपकी 500 मीटर है। और ये जो पूरा प्रदेश है लगभग एक प्रकार से आपका समतल प्रदेश है, औसतन समतल प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपकी प्रमुख चोटियाँ भी देखने को मिलती है, जैसे कि मालवा के पठार में आपके 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ देखने को मिलती है। एक तो है शिकार, दूसरी है जाना पाव, तीसरी है आपकी धजारी। शिगार, जाना पाव, धजारी, ये 3 प्रमुख चोटियाँ देखने को मिलती हैं, जिनकी जैसे कि आपने बुंदेलखंड के पठार में देखा था सिद्ध बाबा की चोटी, जो से यानी कि चोटी का मतलब है जो सर्वाधिक उच्चतम बिंदु है। तो यहाँ पे आप देखिए शिगार, जाना पाव, धजारी। तो शिगार की आपको ऊंचाई मिलती है आपके लगभग 881 मीटर आपको देखने को मिलती है। इसी तरह जाना पाव की आप देखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई है 854 मीटर, और धजारी की जो ऊंचाई है आपको लगभग देखने को मिलती है कितनी, 810 मीटर। ये आपके मालवा के पठार अंतर्गत आपके स्थित हैं आपके शिगार, जाना पाव और धजारी। ये आपका औसत कितना है इसकी, लगभग जो एक 500 मीटर समतल। लेकिन ये 3 प्रमुख आपको उच्चतम बिंदु देखने को मिलते हैं, शिगार, जाना पाव और धजारी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कृषि उत्पादन देख लिया। कृषि उत्पादन के साथ साथ आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका उच्चतम बिंदु कौन कौन से हैं और इस प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या क्या। यहाँ पे देखें कि इस प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, यदि नदियों की बात करें तो यहाँ पे आपके नदियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके चंबल हो गई। अब कुछ लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा कि चंबल सर आप मध्य भारत के पठार में भी बोले थे प्रमुख नदियाँ। तो जो चंबल का है उद्गम होता है इंदौर की महू तहसील अंतर्गत उद्गम होता है, और ये यहाँ से निकलती हुई कुछ इस प्रकार आपके ये पूरे क्षेत्र से निकलती हुई ऐसे बहती। तो उद्गम कहाँ से, आपके मालवा के पठार से ही उद्गम होता है। चंबल हो गई, क्षिप्रा हो गई, है ना, चंबल हो गई, क्षिप्रा हो गई, पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, माही हो गई, आदि नदियां यहाँ पे आपके प्रमुख देखने को मिलती हैं। चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, माही आदि नदियां ये आपको देखने के मिलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप वर्षा का स्तर देखें कि जो मालवा का प्रदेश है यहाँ पे वर्षा का स्तर क्या है। तो यहाँ पे वर्षा का स्तर आपको इस पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षाकृत क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। क्यों, ये जो आपका यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके लगभग जो औसतन वर्षा है 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा देखी जाती है। यानी कि जो पश्चिमी भूभाग है मध्य प्रदेश, यहाँ पे पूर्वी भाग की अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। ठीक, तो ये आपके मन में देख लीजिए, ये है मिट्टी काली है लेकिन वर्षा भले ही कम हो लेकिन उत्पादन आपके सर्वाधिक है। ये है काली मिट्टी का प्रभाव आपको देखने को, तो ये आपके संपन्न है। अब यहाँ पे जैसे आपने देख लिया क्या क्या देखा मालवा के पठार के संदर्भ में, मालवा के पठार की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, आपने भौगोलिक विस्तार देख लिया, फिर उसका किस क्रम की चट्टानों से निर्माण हुआ है, निर्माण के बाद आपने देखा यहाँ के प्रमुख मिट्टी देख ली, प्रमुख फसलें देखें, इसके बाद आपने यहाँ की औसत ऊंचाई, प्रमुख उच्चतम बिंदु देख लिए, और आपकी नदियाँ, वर्षा, ये सब सारी चीज़ें आपने देखी। अब यहाँ पे जैसे अन्य भौगोलिक संरचना के संदर्भ में आपने किसके, औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगर के बारे में अध्ययन किया था। उसी तरह थोड़ा सा एक आध दो औद्योगिक नगर एवं ऐतिहासिक नगर यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी बताई थी इंदौर। तो जो इंदौर है तो वो तो आपके स्पष्ट रूप से आपके कहाँ पे, मालवा के पठार अंतर्गत आपके, तो ये प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में। इसी तरह आपके जो आपका कौन सा, सोमनाथ का मंदिर हो गया, है ना, यहाँ पे आपके ये आपके पूरा ये मालवा के पठार अंतर्गत सम्मिलित है। ये आपके प्रमुख औद्योगिक ऐतिहासिक नगर में कुछ आप अंकित कर सकते हैं। मांडू हो गया, जैसे कि आपका सिटी ऑफ जॉय के, यानी कि आनंद के शहर के नाम में जिसे जाना जाता है ना। तो उज्जैन हो गया, प्रमुख धार्मिक स्थल जहाँ पे आपके
सिंहस्थ का मेला आयोजित किया जाता है। ये आपके औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगर के रूप में या धार्मिक स्थल के रूप में आप इनको क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत अपन ने चौथी संरचना मालवा के मध्य, पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा रीवा पन्ना का पठार, चौथी संरचना अपन ने मालवा पठार अंतर्गत पढ़ ली। अब बची है मध्य उच्च प्रदेश अंतर्गत पांचवी संरचना नर्मदा सोन घाटी, दूसरी जो है आपकी कौन सी बस्ती, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरी आपकी बस्ती है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, जिनके संदर्भ में मैं अपने अगले वीडियो में आपके इनके संदर्भ में आपके जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए ये आपके चारों पठार के बारे में जो जानकारी दी है आप इनका अध्ययन कीजिए। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो आप उसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।